हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज अपना टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ पर संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये जो संघीय व्यवस्था है वो हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो जो ये संघात्मक शासन या संघीय व्यवस्था है, और दूसरी एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक शासन है। दोनों की हम बात कर लें तो भारत ने न तो पूर्ण रूप से किसको अपनाया है? संघात्मक शासन को, और न पूर्ण रूप से एकात्मक शासन को अपनाया है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप अपनाया है। इन दोनों का कैसा रूप अपनाया है? मिला जुला रूप अपनाया है। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें कुछ विशेषताएं तो एकात्मक शासन की हैं और कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन की हैं। इसमें हम पहली विशेषता लेते हैं शासन की शक्तियों का विभाजन। शासन की शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक शासन किसे कहा जाता है? संघात्मक शासन कहा जाता है कि स्तरों के आधार पर शक्तियों का क्या हो? विभाजन। कि शासन की जो शक्ति है उसका क्या कर दें आप? विभाजन कर दें। तो विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है संघात्मक शासन के माध्यम से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 विधायी शक्तियों को, विधायी जो शक्तियां हैं उन विधायी शक्तियों को 3 सूचियों के माध्यम से विभाजित किया जाता है, केंद्र में और राज्य में। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय का उल्लेख है? 97। राज्य सूची में 66 विषय का उल्लेख है, और समवर्ती सूची में 47 विषय का उल्लेख है। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है केंद्रीय संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य, और राज्य का मतलब राज्यों का विधानमंडल। समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र भी बनाता है और कानून राज्य भी बनाता है। तो दोनों कानून बनाते हैं कौन से विषय की सूची पर? समवर्ती सूची पर। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र राज्य दोनों के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं। कुछ विषय की बात कर लें तो संघ सूची में जैसे रक्षा है, बैंक है, वित्त है, संचार है, डाक है। तो ऐसे जो विषय हैं इनमें किसी भी विषय पर कानून, ऐसे कितने विषय हैं? ऐसे 97 विषय हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। ऐसे देखो, राज्य सूची के विषय की हम बात करें, कृषि है, न्याय है, पशुपालन है, जेल है, स्थानीय शासन है। तो ये जो विषय हैं, ऐसे कितने विषय हैं? 66, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। कुछ विषय जैसे विवाह है, तलाक है, नापतोल है, उत्तराधिकार के नियम हैं,
तो ऐसे जो विषय हैं वो 47 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी प्राप्त है, राज्य को भी प्राप्त है। तो ये जो 3 सूचियां हैं इनके माध्यम से शक्तियां जो हैं वो विभाजित की गई हैं। शक्तियां किसको दी गई हैं? एक तो केंद्र को दी गई हैं और दूसरी राज्य को दी गई है। तो ये विशेषता हो गई भारतीय संघीय व्यवस्था की। दूसरी विशेषता की हम बात कर लें तो दूसरी विशेषता आती है निष्पक्ष न्यायपालिका। तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरी विशेषता आती है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो निष्पक्ष रूप से क्या प्रदान करेगी? न्याय प्रदान करेगी। तो एक तो न्यायपालिका के लिए प्रावधान कर रखा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से मुक्त रहे। कार्यपालिका का जो नियंत्रण है वो न्यायपालिका पर नहीं हो। तो कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका क्या रखी जाए? मुक्त रखी जाए, ताकि न्यायाधीश अपने निर्णय सही ढंग से सुना सके और वहाँ पर किसकी प्राप्ति हो? न्याय की प्राप्ति हो सके। पहला काम तो ये। दूसरा जो काम है वो न्यायपालिका क्या करे कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन होता है। किसमें? एक तो केंद्र में और दूसरा राज्य में। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है और कई बार शक्तियों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। किसके मध्य में? केंद्र और राज्य के मध्य में। तो इन विवादों को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यायपालिका की, ताकि इनके विवाद दूर हों और ये अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। तो दूसरी विशेषता हो गई निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरी विशेषता की हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता। तो जहां पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान लिखित होता है। भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो विभाजन किसके माध्यम से किया जा रहा है? संविधान के माध्यम से शक्तियां बांटी जा रही हैं। किसमें? केंद्र में और राज्यों में। जबकि एकात्मक शासन में क्या होता है? एकात्मक शासन में केंद्र के माध्यम से कुछ शक्तियां किसको दी जाती हैं? राज्य को दी जाती हैं। वहां पर संविधान के माध्यम से शक्तियों का वितरण नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं कि संविधान लिखित हो। जबकि भारत में संविधान लिखित भी है और संविधान को क्या बनाया गया है? सर्वोच्च भी बनाया गया है। और ये संविधान ही है जो केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का क्या करता है? विभाजन करता है। जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था शक्तियों का विभाजन, जिसमें कितनी सूचियां थी? 3 सूचियां थी। तो ये जो विभाजन का उल्लेख किस में है? संविधान में। तो संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है और संविधान की रक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो किसके माध्यम से की गई है? न्यायपालिका के माध्यम से की गई है। कई बार सरकार जो है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करती है और ऐसी स्थिति में वो संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 13 के माध्यम से। तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को गलत घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो इससे किसकी रक्षा होती है? संविधान की रक्षा होती है। अगली जो अपनी विशेषता आती है वो है एकल नागरिकता।
तो हमने अपने पिछले टॉपिक में एकात्मक शासन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था एकल नागरिकता। तो नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो विशेषता है ये संघात्मक शासन की नहीं है, बल्कि किसकी है? एकात्मक शासन की। तो विशेषता किसकी हो गई? एकात्मक शासन की। अब भारत में चूंकि न तो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था है, न पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था है, तो हमने ये जो नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो कौन से देश से अपनाया? हमने इसको ब्रिटेन से अपनाया। और ब्रिटेन में जो नागरिकता दी जाती है वो एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है, और ये नागरिकता देने वाला कौन है? केंद्र है। तो वहां पर राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता प्रदान कर सके। तो ऐसा ही भारत में भी किया गया है। भारत में जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है? केंद्र के माध्यम से दी जाती है। और ये नागरिकता कितने प्रकार की होती है? ये एक ही प्रकार की नागरिकता होती है। तो भारत में राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो नागरिकता प्रदान करें। क्यों? राज्य में विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं, विविधता वाला भारत देश है। और अगर राज्यों का प्रभाव भारत में ज़्यादा रहेगा तो ऐसी स्थिति में केंद्र का प्रभाव कम हो जाएगा, जो हमारी एकता के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमने एकल नागरिकता को अपनाया है दोहरी नागरिकता के स्थान पर। अगला जो अपना बिंदु आता है वो आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद में हम ले तो देखो, राज्यपाल कहाँ पर काम करता है? राज्य में। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति होता किसमें है? केंद्र में। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। राज्यपाल काम कहाँ करता है? राज्य में। तो ऐसे अगर हम देखें तो केंद्र के माध्यम से किसकी नियुक्ति की जा रही है? राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है। तो ये विशेषता किसकी मानी जाएगी? ये विशेषता मानी जाएगी एकात्मक शासन की, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के माध्यम से राज्य के संवैधानिक प्रधान की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का जो पद है वो हमेशा से विवाद का विषय बना है। किस किस के मध्य में? केंद्र और राज्य के मध्य में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर केंद्र में मान लो कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान की हम बात कर लें, राजस्थान में मान लो बीजेपी की सरकार है, तो अपोजिट सरकार होने के कारण केंद्र जो है वो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है ताकि उस राज्य में जो अपोजिट सरकार वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर सके। क्योंकि अपोजिट सरकार का अच्छे ढंग से कार्य करेगी तो वहाँ पर भविष्य में जब भी चुनाव होगा तो विरोधी पार्टी को क्या नहीं मिलेगा? बहुमत नहीं मिलेगा, ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा से ये विरोध किया जा रहा है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र और राज्य के मध्य में तनाव का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है। अगली जो अपनी विशेषता आती है वो आती है केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका कि केंद्र की बात हो रही है कि केंद्र में जो संसद है उस संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो केंद्र की बात हो रही है, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन सी हो गई? राज्यसभा हो गई। तो एक प्रकार से ये जो व्यवस्था है
वो किसको दर्शा रही है? ये व्यवस्था दर्शा रही है किसको? संघात्मक शासन को। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य दोनों को महत्व दिया जाता है, और राज्य का महत्व अगर केंद्र में दिया जा रहा है, इसका मतलब कि राज्य का प्रभाव किसमें है? केंद्र में भी है। तो भारत में केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है जिसको हम बोलते हैं संसद, उस संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा है वो नाम से पता लग रहा है राज्यों का क्या है? प्रतिनिधि सदन। कि राज्यों से व्यक्ति चुन करके कहाँ पर आते हैं? राज्यसभा में आते हैं। तो एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में किसके माध्यम से किया जा रहा है? राज्यसभा के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन ये प्रतिनिधित्व है कैसा? ये प्रतिनिधित्व असमान है, जिसको हमने एकात्मक शासन की विशेषताओं में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था कि असमान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है किसमें? राज्यसभा में। वो क्यों? तो ये हमने विशेषता अपना ली किसकी? एकात्मक शासन की। अगर समान प्रतिनिधित्व देते तो विशेषता हो जाती किसकी? संघात्मक शासन की। लेकिन संघात्मक व्यवस्था को अपना करके हमने आगे जो प्रावधान जोड़ दिया वो किसका जोड़ दिया? एकात्मक शासन का। असमान प्रतिनिधित्व दिया, और जिसका आधार हमने पढ़ा था किसको बनाया गया? जनसंख्या को, कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुन करके कहाँ पर जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। तो असमान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जबकि अगर अमेरिका की हम बात कर लें तो अमेरिका में कैसा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? समान प्रतिनिधित्व। तो अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका का जो सीनेट है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे अमेरिका में कौन है? सीनेट। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? सीनेट है, जिसमें 100 सीटें हैं। और अमेरिका में राज्य कितने हैं? 50 राज्य हैं। और एक राज्य से कितने सदस्य? 2 सदस्य चुन करके कहाँ पर जाते हैं? सीनेट में जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य चाहे छोटा हो, राज्य चाहे बड़ा हो, सभी से 2 सदस्य चुन करके कहाँ पर जाते हैं? सीनेट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो कैसा है? समान दिया गया है। तो ये जो विशेषता है वो किसकी है? संघात्मक शासन की। लेकिन हमने भारतीय संघीय व्यवस्था में असमान प्रतिनिधित्व देख करके ये विशेषता किसकी अपना ली है? एकात्मक शासन की। तो हमने कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। Please subscribe YouTube channel, share and like it.